हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि, और बुद्धि में हमने बुद्धि परीक्षण पढ़े थे लास्ट पर। आज हम शुरुआत करेंगे बुद्धि लब्धि की। देखो, बुद्धि का जो परीक्षण किया गया, उस परीक्षण का उद्देश्य क्या था? उस परीक्षण का उद्देश्य था कि व्यक्ति की जो वास्तविक आयु है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मानसिक आयु है या वो कितनी है, यानी वो कितना होशियार है। जैसे मान लो कोई 8 वर्ष का बालक है और वो 12 वर्ष के बालक के समान सोचता है, उसके समान इंटेलिजेंट है वो, तो उसकी वास्तविक आयु तो क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, उसका जो दिमाग है, वो 12 वर्ष के बालक के बराबर है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष मानी जाएगी। तो इस तरह से एक क्वोशेंट निकालने लग गए, उसका नाम हो गया इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ, बुद्धि लब्धि। तभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले क्या हुए थे? परीक्षण। उस परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि का निर्माण किया गया। तो पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो फर्स्ट बुद्धि परीक्षण है, हम सबको मालूम है, फर्स्ट बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन है? पहला परीक्षण किसने दिया था? बिने ने। बिने एंड साइमन ने इसके साथ मिलकर दिया था। तो फर्स्ट बुद्धि परीक्षण 1905 में आया था, 1904-05 के अंदर, जिसमें 1908 में संशोधन हुआ था, फिर 1911 में संशोधन हुआ था, जिसमें 59% कर दिए गए थे, फिर 90% कर दिए गए थे। पहले 30% थे। तो पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिने और साइमन ने। तो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाएगा? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन को। फ्रांस में किया था ये परीक्षण। इस परीक्षण का उद्देश्य था बुद्धि लब्धि को प्राप्त करना। तो बिने ने बुद्धि लब्धि का नाम दिया था मानसिक आयु। तो मानसिक आयु का नाम दिया किसने? बिने ने, क्योंकि बिने ने परीक्षण किया था। तो मानसिक आयु शब्द देने वाला, यहाँ मैंने लिखा है शब्द, क्योंकि मानसिक आयु का बाद में नाम क्या हो गया था? मानसिक लब्धि। उसके बाद में फाइनली उसका नाम हुआ था बुद्धि लब्धि, IQ। तो पहले मानसिक आयु के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था बिने ने। किसने दिया था मानसिक आयु का नाम? अल्फ्रेड बिने ने। साथ में और कौन था? साइमन। ये नाम दिया गया था 1908 में। कब दिया गया? 1908 में। तो मानसिक आयु शब्द देने वाला कौन है? अल्फ्रेड बिने। अच्छा, यही बात कर लेते हैं, बुद्धि शब्द किसने दिया था? बुद्धि शब्द का यूज किया किसने किया था? बुद्धि शब्द का यूज किया था गाल्टन ने। गाल्टन ने एक शब्द का और यूज किया था, व्यक्तिक भिन्नता, जो आगे टॉपिक आएगा हमारे पास व्यक्तित्व के अंदर। व्यक्तिक विभिन्नता शब्द का यूज किसने किया था? शब्द का यूज किसने किया था? वो भी किसने किया था? हमारे गाल्टन भाई साहब ने। अच्छा, मानसिक परीक्षण पहला मानसिक परीक्षण दिया किसने था? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। लेकिन मानसिक परीक्षण शब्द का यूज किसने किया था? हमारे कैटल भाई साहब ने, रेमंड कैटल ने देखो तरल और ठोस बुद्धि वाला सिद्धांत दिया। कैटल ने और क्या दिया था? हमारा फर्स्ट संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था।
मानसिक परीक्षण शब्द का यूज किसने किया? रेमंड कैटल ने। मानसिक आयु शब्द का किसने दिया? बिने ने। फिर मानसिक आयु को कहा जाने लगा मानसिक लब्धि। तो मानसिक लब्धि, फिर इसको कहा जाने लगा बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। तो ये जो शब्द है ये किसके द्वारा यूज किया गया था? विलियम स्टर्न। और इसका एक साथी था कुलहमान, जो यूज किया गया था 1912 में। तो बुद्धि लब्धि शब्द का यूज किसने किया? विलियम स्टर्न ने। बुद्धि शब्द, सिर्फ बुद्धि शब्द की बात करें तो गाल्टन ने, और बुद्धि लब्धि का 1912 में यूज किया था कुलहमान ने। तो ये चीज़ याद होगी, वापस लिख लेता हूँ एक बार मैं। बुद्धि शब्द, सिर्फ शब्द की बयान में लिख देता हूँ शब्द। बुद्धि शब्द किसने दिया? गाल्टन ने। और गाल्टन ने एक और दिया था व्यक्तिक विभिन्नता, ये भी किसने दिया? गाल्टन ने। बुद्धि लब्धि किसने दिया? विलियम स्टर्न। और उसका साथी कौन था? कुलहमान। मानसिक आयु शब्द किसने दिया? हमारे बिने भाई साहब ने, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। तो ये शब्द की बात होगी। और पहला परीक्षण किसने किया था? बिने और साइमन ने। एक और लिख देता हूँ मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया? रेमंड कैटल ने। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हुई। शब्द किसने कौन से शब्द दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे परीक्षण की। 1904-05 में परीक्षण आया था पहला, बिने द्वारा, ठीक है। फिर उसमें संशोधन हुआ था 1908 में, बिने द्वारा ही किया गया था, जिसमें 59% कर दिए गए थे। इसके बाद बिने ने मानसिक आयु शब्द का निर्माण किया था, और उसने मानसिक आयु शब्द का यूज किया था। फिर मानसिक आयु को क्या कहा जाने लगा? मानसिक लब्धि। और फाइनली इसका नाम क्या हो गया? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, IQ। तो इसके लिए कुछ सूत्र आएंगे। इसके लिए 2 सूत्र का निर्माण किया गया, 1 सूत्र 2 नंबर। आज इस सूत्र का यूज होता है। तो पहला सूत्र आया था मानसिक लब्धि के नाम से, या मानसिक आयु के नाम से। उस सूत्र को बोला गया MA/CA। MA का मतलब क्या हो गया? मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज। क्रोनिकल मतलब उसकी जो एग्जैक्ट में रियल वास्तविक आयु क्या है, क्रोनिकल एज। तो पहले ये सूत्र आया, जिसमें संशोधन किया गया। ये सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न एंड कुलहमान ने। जिसमें संशोधन किया गया 1916 में, और 1916 के अंदर इसका नाम हो गया बुद्धि लब्धि। और इसके सूत्र में चेंज किया गया MA/CA गुणा में 100।
और ये सूत्र 1916 में, 1916 याद रखो टर्मन का। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? 1916 में कौन सा परीक्षण हुआ था, याद करो, बिने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो किया किसके द्वारा गया था? टर्मन के द्वारा। तो बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण के दौरान इस सूत्र का निर्माण किया गया, ठीक है। और इसी ने ही इस सूत्र को फेमस करवाया था। किसने? हमारे टर्मन भाई साहब ने। तो बुद्धि लब्धि को फेमस किसने करवाया? क्योंकि फाइनली यही सूत्र तो काम आ रहा है आज। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा। पहली बार किसके द्वारा किया गया? जर्मनी के विलियम स्टर्न और कुलेमान के। फाइनली टर्मन के द्वारा 1916 में संशोधन करके। तो ये सूत्र हो गया हमारे पास MA/CA/100। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन कि मान लो कोई ए व्यक्ति है, उसकी आयु 12 वर्ष है, और जो बी है उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। लेकिन ये जो बी वाला आदमी है ये ए के बराबर समान कार्य कर लेता है। तो बताइए बी की IQ कितनी है? तो IQ का सूत्र क्या होता है? MA/CA। अब बताओ बी की जो मानसिक आयु है वो किसके बराबर है? बी की क्रॉनिकल एज कितनी है? रियल एज कितनी है? 10 वर्ष। क्योंकि बी की एज कितनी है? 10 वर्ष। लेकिन उसका दिमाग, जो बी का दिमाग है, यानी मेंटल एज की बात करें, वो दिमाग 12 वर्ष के बराबर है, क्योंकि ए के बराबर काम कर लेता है। तो बी की जो मेंटल एज है वो कितनी मानी जाएगी? 12। क्यों? क्योंकि वो बी जो है वो ए के बराबर ही सोच सकता है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 120। समझ में आया यहाँ पर कि भाई कैसे निकालेंगे इस सूत्र के माध्यम से? अच्छा, एक शब्द और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, प्रथम क्रियात्मक। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बिने ने। लेकिन प्रथम क्रियात्मक, दो प्रकार के पढ़े थे ना उन्होंने, कारक के आधार पर परीक्षण, एक क्रिया के आधार पर, शाब्दिक और अशाब्दिक पढ़े थे। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। देखो, प्रथम शाब्दिक की बात करें तो प्रथम शाब्दिक तो बिने ने दिया था, लेकिन प्रथम क्रियात्मक यानी अशाब्दिक हमने पढ़े थे ना, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? वो दिया था हमारे सैंगविन ने। सैंगविन का हमने पढ़ा था, सैंगविन फार्म बोर्ड परीक्षण। तो सैंगविन ने दिया था 1866 में, जब उसका परीक्षण हुआ था। हमने कल पढ़ा था, कल या परसों पढ़ा था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ये सिर्फ फैक्ट है, हमें याद रखने पड़ेंगे। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पढ़ लिया हमने, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो पहले विलियम स्टर्न ने सूत्र दिया बुद्धि लब्धि का, क्या दिया? MA/CA। फिर फाइनली टर्मन ने दिया था MA/CA/100। तो इस सूत्र के माध्यम से, अलग अलग परीक्षणों के माध्यम से टर्मन ने एक सारणी बनाई। किसने बनाई? टर्मन ने एक बुद्धि लब्धि की सारणी बनाई, बुद्धि लब्धि सारणी, या इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, बुद्धि लब्धि इंडेक्स, जिसमें टर्मन का मैक्सिमम सहयोग था। इसके साथ इसका साथ दिया था विलियम स्टर्न ने, जो पहला सूत्र बनाया था ना विलियम स्टर्न ने, उसने इसका साथ दिया। साथ में दो नाम और आते हैं, मेरिल भाई साहब याद है, मेरीज 18 वर्ष की होनी चाहिए, 2 से 18 वर्ष कर दिया था, और एक वेटनर। मैन नाम किसका आता है? टर्मन का। तो टर्मन सारणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम बुद्धि लब्धि की सारणी पढ़ते हैं अब। IQ सारणी, IQ 25 से जिसकी कम हो, 25 से कम, तो वो
किस प्रकार के बालक माने जाएंगे? फिर 25 से लेकर 49 हो, या 50 भी बोल सकते हैं, 25 से 50। फिर 50 से लेकर 69। चलो मैं इसको राउंड फिगर ही कर देता हूँ। 25 से 50, 50 से 70, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 110, 110 से 120, 120 से 140 और 140 से ज़्यादा। सारणी दी किसने थी? टर्मन ने। सूत्र भी इसने बनाया था। तो 25 से कम, जो 25 से कम होते हैं उनको बोला जाता है इडियट्स। क्या बोला जाता है? इडियट्स। यानी जिनकी IQ 25 से कम होती है उन्हें क्या बोला जाता है? इडियट्स। इडियट्स मतलब उनको बोला जाता है जड़ बुद्धि। इंग्लिश में नाम याद रखो, बेटर रहेगा। उसे क्या बोला जाता है? जड़ बुद्धि। और जो 25 से 50 होते हैं उनको बोला जाता है इम्बेसाइल्स। इंग्लिश में नाम याद रखो, बेटर रहेगा। इनको बोला जाता है मूड। क्या बोला जाता है? मूड। जिनकी IQ 50 से 70 होती है उनको बोला जाता है मूर्ख, मोरॉन्स। क्या बोला जाता है? मोरॉन्स। ये जो लोग हैं जड़ बुद्धि वाले, मूड वाले, मूर्ख वाले, ऐसे लोग दुनिया में मात्र 2% पाए जाते हैं। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 2%, 2%, 2%। और जो 140 से ज़्यादा होते हैं उनको प्रतिभाशाली बोला जाता है, जीनियस, प्रतिभाशाली। ये भी दुनिया में कितने पाए जाते हैं? सिर्फ 2%। ये टोटली 2% पाए जाते हैं। इनको मैं लिख देता हूँ, टोटली ये मिला के टोटल कितने पाए जाते हैं? 2%। फिर 70 से 80 इनको बोला जाता है बिलो एवरेज। औसत से कम, या इनको निर्बल बुद्धि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्बल बुद्धि। ऐसे लोग 7% पाए जाते हैं। और जो 120 से 140 होते हैं इनको बोला जाता है वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि। ये भी कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 7%। ये और ये दोनों सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए। बिलो एवरेज, निर्बल बुद्धि, ये होता है 90 से 110। मैक्सिमम लोग इसमें पाए जाते हैं 90 से 110। इनको बोला जाता है एवरेज, औसत बुद्धि वाले। ये पाए जाते हैं 50% दुनिया में। तो इस पे स्टार मार्क लगा दिया। एवरेज बुद्धि वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 90 से 110 इनकी क्या होती है? IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है इनकी 90 से 110। 80 से 90 की बात करें इनको बोला जाता है मंद बुद्धि, डल स्टूडेंट। क्या बोला जाता है? मंद बुद्धि। ऐसे लोग पाए जाते हैं 16%। और ये भी 16% हो जाएंगे। जो प्रखर बुद्धि से कम, एवरेज से ज़्यादा होते हैं, एवरेज से ज़्यादा, प्रखर से कम, इन दोनों के बीच में होते हैं जो, ये भी 16% पाए जाते हैं। और इनको बोला जाता है तीव्र बुद्धि, सुपीरियर, तीव्र बुद्धि।
इंग्लिश में नाम याद रखेंगे बेटर रहेंगे। जड़ बुद्धि, उसके बाद में मूड, इम्बेसाइल्स, मोरॉन्स, बिलो एवरेज, डल, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस। तो ये सारणी दी गई थी टर्मन के द्वारा। इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारणी किसने दी थी? टर्मन ने। टर्मन के साथ एक मेरिल भी था। तो मेरिल ने एक परिभाषा दी कि जो बालक जिनके माता पिता उच्च व्यवसाय में काम करते हैं, उच्च व्यवसाय में, उनकी जो आईक्यू होती है वो 118 होती है। देखो मेरिल 18 वर्ष पे तो लेके आता है बात को, तो 18 इसमें भी आ गया। देखो तो उनकी आयु क्या होती है? 118। मतलब वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुपीरियर बालक। यानी मेरिल ने कहा था कि उच्च व्यवसाय के माता पिता वाले लोग, उनके बच्चों की आईक्यू 118 होती है। एवरेज उम्र उनकी जो आईक्यू की उम्र होती है, मानसिक आयु, जो एम है हमने ऊपर लिखा था मानसिक आयु, वो 10 से 18 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है। और आईक्यू उनकी कितनी होती है? 118। अच्छा, एक इसमें आता है बेसल आयु, बेसल एज। बेसल आयु, देखो मान सकते हैं अपने कि एक 8 वर्ष का बालक है, वो 10 वर्ष के बालक के समान सो सकता है, के समान सो सकता है, यानी उसके बराबर हो सकता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है सोचने की। ऐसे थोड़ी ना कि 8 वर्ष का बालक 15 वर्ष के बालक के बराबर भी सो सकता है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन 18 वर्ष के बालक फिर नहीं आना शुरू हो जाता है। 20 वर्ष के बालक उसके बराबर सोच लेगा? नहीं। तो जिस मैक्सिमम आयु तक वो सो सकता है, उस आयु को बोला जाता है बेसल आयु। परिभाषा लिख लेते हैं अपने इसकी कि जिस अधिकतम, मान लो 8 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष तक सो सकता है, 15 तक सोचता है, 15 पर आने के बाद में वो रुक सकता है, उससे ऊपर नहीं सो सकता, यानी 16 वर्ष के बराबर नहीं हो सकता उसकी मानसिक आयु। तो वो अधिकतम आयु उसकी क्या कहलाती है? बेसल आयु कहलाती है। जिस अधिकतम आयु स्तर तक, आयु स्तर के प्रश्नों को बालक सोच सकता है या सोल्व कर सकता है, तो वो जो आयु है वो क्या कहलाएगी? उसकी बेसल आयु कहलाएगी। मान लो 8वीं क्लास का बालक है, वो 9वीं क्लास के प्रश्नों को सोल्व कर सकता है, 10वीं प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर सकता है, लेकिन 11वीं प्रकार के प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकता। तो उसकी जो बेसल आयु यानी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 10वीं तक। तो उस आयु को बोला जाता है बेसल आयु। एक होती है टर्मिनल आयु। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? बस रुक जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनल आयु क्या होती है? अभी तक तो हमने पढ़ा कि बेसल आयु क्या थी? मैक्सिमम जहाँ तक सोच सकता था, तो वो तो उसकी क्या होती है? बेसल आयु। लेकिन जहाँ पर नहीं सो सकता, जैसे 11वीं क्लास में नहीं सो सकता, तो वो आयु उसकी क्या कहलाएगी? टर्मिनल आयु। जैसे 8 वर्ष का बालक है, वह 12 वर्ष के बालक के बराबर सो सकता है, लेकिन 13 वर्ष के बालक के बराबर नहीं सो सकता। तो 12 वर्ष तो उसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि 8 के बाद में 9 वर्ष के बराबर भी उसकी आयु होगी, 10 के बराबर भी आयु होगी, 11 के बराबर भी आयु होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? 12। तो ये तो उसकी क्या कहलाएगी? बेसल आयु। फिर 13 वर्ष के बालक के बराबर नहीं सो सकता, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? टर्मिनल आयु। तो इसकी टर्मिनल आयु की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो आयु स्तर बालक का टर्मिनल आयु स्तर कहलाता है। तो ये टर्मिनल आयु हमारी कंप्लीट होगी, बेसल आयु कंप्लीट होगी। एक मेरेडिथ ने परिभाषा दी थी, मेरेडिथ। क्या परिभाषा दी थी मेरेडिथ ने? कि जिनके माता पिता, अभी व्यवसाय की बात की थी, सामाजिक स्तर पर बेहतर होते हैं,
तो उनके जो बालकों की जो आयु होती है वो अच्छी होती है। तो वे जो बालक है जिनके माता पिता सामाजिक स्तर से बेहतर होते हैं। एक व्यावसायिक स्तर से हमने पढ़ा, वो तो मेरिल ने बोला था, और सामाजिक स्तर से किसने बोला? मेरेडिथ ने। माता पिता सामाजिक स्तर से बेहतर होते हैं, उनका जो विकास है बेहतर होता है, उनकी आयु, मानसिक आयु अच्छी होती है, वे अधिक स्वस्थ व विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ व जल्दी विकसित हो जाते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? मेरेडिथ ने। अभी हमने सारणी पढ़ी टर्मन की, उसके अलावा एक सारणी और आई थी एपीए द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जिसे हमारी एनसीईआरटी भी फॉलो करती है। तो एनसीईआरटी की बुद्धि लब्धि सारणी। क्या सारणी दी थी? मंदित और चुनौतीग्रस्त बालक। उनकी वो जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। इसने बीच में सारों को ख़त्म ही कर दिया, जो हम पढ़ रहे थे 25 से 50, 50 से 70, उसने 70 से कम को बोल दिया मंदित व चुनौतीग्रस्त। सीमापवर्ती, यानी जो सीमा पर है उनकी जो आयु, सीमापवर्ती, उनको बोला गया 70 से 80 IQ वाले को सीमावर्ती बोला गया। बिलो एवरेज 80 से 90, बाकी के सेम है बस। एवरेज 90 से 110, अबव एवरेज, अबव एवरेज, इसने अबव एवरेज नाम दिया था, जबकि हमारे जो 110 से 120 वाले जो थे हमारे बालक, उनको उसने क्या नाम दिया था? अभी हमने पढ़ा था सारणी के अंदर, सुपीरियर और वेरी सुपीरियर बोला था उसने। इसने बोला अबव एवरेज उच्च औसत, औसत से ऊपर, और 120 से 130 इसने बोला श्रेष्ठ, और अति श्रेष्ठ इसने नाम दे दिया 130 से ऊपर। बस इतना सा चेंज था इन दोनों की सारणी में। बाकी इसने थोड़ा बदलाव भी किया कि भाई 2.2% बालक तो ये पाए जाते हैं, 6.7% बालक ये पाए जाते हैं सीमावर्ती वाले, 2.2 वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2.2, 6.7 वहाँ पे कितना था? 7%, 16.1 वहाँ पे कितना था? 16%, एवरेज 50% सेम है, बाकी सारा ऐसे ही हो जाएगा। बस ये सारणी दी थी एनसीईआरटी की बुद्धि सारणी। तो यहाँ हमारा बुद्धि का टॉपिक ख़त्म हो गया, जो भी बुद्धि का था हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा सांवेगिक बुद्धि का आता है। सांवेगिक बुद्धि, और एक होता है एजुकेशनल बुद्धि। एजुकेशनल क्वोशेंट, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल क्वोशेंट, ये दो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।